चलिए तभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू, देखिए लिखा गया बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तभी पॉलिटिकल साइंस हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और आज लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर में 3 लेक्चर में थ्योरी किए थे लोग और 3 लेक्चर में क्या किए थे लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लोग ना। तो आज की क्लास में कुछ थ्योरी करेंगे लोग और अगले क्लास में करेंगे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। इसका मतलब क्या हुआ, आज हम लोग जितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले देखिए। तो लिखा गया यहाँ पर भाषा नीति। क्या लिखा गया है, भाषा नीति। अच्छा तो भाषा नीति में क्या क्या होता है, तो इस नीति के तहत डिसाइड किया। ऐसे ये बात मानते हैं ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं, इवन अपना देश की बात करें, बहुत सारी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, सभी भाषा को राजकीय कामकाज में रख सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, भाषा नीति के तहत डिसाइड किया गया कौन भाषा कहाँ पे यूज किया जाएगा, कौन कौन भाषा जो भी राष्ट्रीय कामकाज होता है उसमें यूज किया जाएगा, मेरे पास में प्रशासन में कौन भाषा यूज किया जाएगा, ये सब डिसाइड किया था। फिर यानी कि भारतीय संघवाद में केंद्र की शक्ति है। तो हम लोग संघवाद के बारे में पढ़ते रहे, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार ये सभी होते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसे है ना जो बताते हैं केंद्र की शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो केंद्र की कौन कौन शक्ति ज्यादा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य में जो संबंध होता है कभी तनावपूर्ण होता है कभी सहयोगपूर्ण होता है। तो कब कब तनावपूर्ण रहा है कब कब सहयोगपूर्ण रहा है, किस स्थिति में तनाव हो सकता है, ये सब हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण इतना पढ़ने के बाद आज का काम क्या रहेगा आप लोग का, ये पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे लोग। एक और बात सुनिए, ये पूरा बात हम लोग ना आज दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे लोग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल आई मेरी बात में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग, पढ़ लेंगे समझ लेंगे। यदि आप उसको पूरा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो इसका हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे लोग। यदि आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पूरा करते हैं तो क्या होता है, आप एग्जाम का सवाल आसानी से बना सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, हमने बोला कि यदि आप ये पूरा कर लेते तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो क्या करना है, कम से कम शॉर्ट नोट्स पूरा याद कर लेना है। नहीं दिया, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा गया है, भाषा नीति। क्या लिखा गया यहाँ पर, भाषा नीति। देखिए मेन 4 पार्टीशन था, अरे 4 में लिखे थे, तो ये यहाँ पर जो ऊपर लिखा है नहीं मानिए पहला है, जैसे फिर यहाँ पर ऊपर लिखा मिलेगा तो सेकेंड आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें बहुत सारा बात पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए भाषा नीति यहाँ लिखा गया है, भाषा नीति वह नीति है जिसके तहत भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में, खाली भारत में ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं विविध भाषाएं बोली जाती है। जैसे भारत में विविध, पता है भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1500 से अधिक भाषा, सोचिए 1500 से भी अधिक। अब इसमें कुछ कुछ भाषा को मर्ज करके ना कुछ कम कर दिया गया, फिर भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, भाषा नीति वह नीति है जिसके तहत भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में यह तय किया जाता है कि किन भाषाओं को प्रशासन शिक्षा और संचार में स्थान मिलेगा और कैसे सभी भाषाओं के सम्मानजनक सह अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें दो बात, भाषा नीति में दो बात का ख्याल रखा जाता है। एक तो किया जाता है क्लियर कि प्रशासन में शिक्षा में संचार में किस कौन भाषा यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ अन्य जो भी भाषाएं हैं सभी ऐसा सह अस्तित्व में क्या हुआ, साथ साथ अस्तित्व में रहे। इतना कि हम लोग भोजपुरी है तो भोजपुरी का अस्तित्व ज्यादा हो जाए और मान लेते हैं बंगाली का अस्तित्व कम हो जाए, ऐसा कुछ है क्या। तो सभी अस्तित्व साथ साथ सही से चले, इसको भी इसमें ध्यान दिया जाता है। सम्मानजनक सुन रहा है ना, सभी भाषाओं को सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए लिखा गया है, भारत एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, 1500 प्लस भाषाएं। कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1500 प्लस। ये सुन रहा है ना। अगला पॉइंट, श्रीलंका में भाषा के आधार पर हुआ भेदभाव राजनीतिक अस्थिरता क्या बना, कारण बना। श्रीलंका में भाषा में जो भेदभाव हुआ इसे क्या हुआ, राजनीतिक जो राजनीतिक था वो अस्थिर हो गया, तो उसमें स्थिरता नहीं रही, बस में है ना। अब इससे क्या शिक्षा मिलती थी, लिखा गया इससे शिक्षा मिलती है कि भाषा नीति बहुत संवेदनशील और संतुलित होनी चाहिए। यानी भाषा नीति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। यानी किसी भी लोग को ऐसा ना लगे, कोई भाषा के लोग ऐसा ना लगे कि हमारी भाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो भाषा नीति ऐसा नहीं बनना चाहिए कि कुछ समुदाय के भाषा को ज्यादा मन होता है ना बढ़ा चढ़ा दिए और बाकी उपेक्षा कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस दिक्कत इसमें। अब देखिए लिखा गया है भारतीय संविधान में भाषा नीति। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो बताइए संविधान में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, हिंदी को किया गया है। अब लिखा गया हिंदी देश की लगभग 40% आबादी की भाषा है। लगभग 40% आबादी की भाषा क्या है, हिंदी। हो सकता है उनका मातृभाषा ना हो, जैसे हम लोग के लिए भी क्या हिंदी भाषा ही नहीं है, लेकिन अलग बात है हम लोग भोजपुरी तो बोलते हैं लोग। देखिए क्या लिखा गया, संविधान में अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण
संवर्धन और प्रयोग की भी व्यवस्था की है। देखिए संविधान में क्या किया गया है, राजभाषा तो हिंदी को मान लिया गया है, अन्य भाषा को भी क्या किया गया है, संरक्षण, संवर्धन और प्रयोग। तो प्रयोग का मतलब सुन जाता है सभी लोग, संरक्षण का मतलब हो जाता है, संवर्धन बन गया, संवर्धन माने भाषा का विकास, भाषा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका विकास, ये सब ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अंग्रेजी का प्रयोग, अब देखिए अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कुछ ऐसा पता है ना, अंग्रेज हमारे देश में राज किए थे लोग, अंग्रेजी सिखा के गए थे लोग, और जब आजादी मिला हम लोग के पास चॉइस था कि हम लोग यूज करें कि ना करें। तो देखिए क्या लिखा गया है, संविधान के अनुसार सरकारी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग को समाप्त करने की बात थी। संविधान में कौन सी बात थी कि अंग्रेजी के, देखिए अब लिखा गया ना, अंग्रेजी के प्रयोग को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। यानी हमारे संविधान में ऐसा बात था कि अंग्रेजी के प्रयोग को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। बात समझिए बड़ी। अब लिखा गया लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य, गैर हिंदी बने क्या, जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता, जैसे कि तमिलनाडु, क्या लिखा है पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के विरोध के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा। जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया, तो विरोध करने के कारण क्या हुआ, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा, अंग्रेजी का प्रयोग क्या हुआ, जारी रहा। अब यहाँ लिखा गया है तमिलनाडु में अंग्रेजी को बनाए रखने की मांग को लेकर क्या हुआ, जन आंदोलन, जन प्लस आंदोलन, क्या बोलेंगे, जन आंदोलन, जन आंदोलन हुए। इसमें देखो कब कहे जन आंदोलन हुआ, अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए। अब जब आंदोलन होगा तो कुछ समाधान निकाला जाएगा ना, तो समाधान के लिखा गया समाधान। तो जब अंग्रेजी को लेकर आंदोलन हो रहा था तमिलनाडु जैसे राज्यों में, तो क्या समाधान निकाला गया, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकीय कामकाज में मान्यता दी गई। पहले खाली हिंदी को मान्यता था, जब आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेजी को भी क्या किया गया, राजकीय कामकाज में मान्यता दी गई। जैसे अभी देखते हैं हम लोग कोई काम करते हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश का भी ऑप्शन रहता है, कोई फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें हिंदी के साथ क्या होता है, इंग्लिश रहता है। एग्जाम देने आते हैं तो हम लोग क्या रहता है, हिंदी के साथ इंग्लिश रहता है। बंगाल में जाएंगे तो क्या होगा पता है, बंगाल के साथ इंग्लिश रहेगा। एक तरह से इंग्लिश देखा जाए ना तो सब जगह क्या कर दिया गया है, इसेंशियल कर दिया गया है। कितना समझा गया, सेकेंडरी भाषा को हम किसको यूज करते हैं, इंग्लिश को ही। किसको यूज करते हैं लोग, इंग्लिश। किस जगह इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर, भारत की भाषाई विविधता। विविधता माने क्या हुआ, बहुत सारे भाषाएं हैं, भाषाई विविधता माने क्या, एगो भाषा है। अच्छा एगो भाषा होता है, विविधता होता है, बहुत सारे भाषा है, तब ना बोले भाषाई विविधता मौजूद है। कहां पर, हमारे देश भारत में। देखिए तत्व यानी किसके कौन कौन टॉपिक को बात करना है, और यहाँ विवरण क्या दिया गया है, विवरण। तो पहला एलिमेंट क्या है, कुल भाषाएं। तो भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है, 1500 प्लस, यानी 1500 से अधिक। प्लस माने क्या हुआ, अधिक। यहाँ लिखा गया है मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, 114 प्रमुख भाषाएं। पता है क्या किया है, 1500 प्लस भाषा है, इसे कुछ कुछ भाषा को मर्ज क्या किया गया, मिलाकर एगो भाषा बोल दिया गया। जैसे भोजपुरी हिंदी से मिलता जुलता है, तो भोजपुरी को किसमें बोल दिया गया, कि हिंदी में है। मेरी बात में है ना, तो कुछ भाषाओं को मर्ज किया गया, तो ये 1500 से कम होंगे, ज्यादा होंगे। तो फिर भी कम हो तभी कितना होगा, 114। अभी भी 114 भाषाएं हैं, बस में है ना। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो ये जो 22 भाषाएं हैं, यानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, इन भाषाओं को क्या बोला जाता है, अनुसूचित भाषाएं। तो सवाल था अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। हम लोग डिमांड करेंगे भोजपुरी को भी क्या किया जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आए मेरी बात में, हमारे जो भी नेता आते हैं लोग, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म स्टार वगैरह हैं, जो किसमें है लोग, सांसद है, जैसे कि कुछ का नाम बताइए तो, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहुआ, ये सब नाम सुने लो ना। ये लोग क्या किया, लोग सांसद में डिमांड किया था लोग, किस चीज के लिए, कि हमारे भोजपुरी को भी क्या किया जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, अब क्या लिखा गया, गैर अनुसूचित भाषाएं। तो बाकी ऐसा बताइए, 114 प्रमुख भाषा है, 22 को भाषा क्या है, अनुसूचित, तो बाकी सब क्या होगा, तो यहाँ अन्य सभी भाषा क्या है, गैर अनुसूचित। इसमें अपना भोजपुरी में भी, भोजपुरी को क्या हुआ है, 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। समझा सभी लोगों। तो गैर अनुसूचित भाषा क्या होगा, इन 22 भाषा को छोड़कर बाकी जितने भाषा है सब क्या होगा, गैर अनुसूचित भाषा है। अब यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली जैसी भाषाएं हिंदी में सम्मिलित की गई। अब ये सब भाषा हो गई हिंदी, तो संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रहा है ना। लिखा गया है कोई भी भाषा बहुसंख्यक की मातृभाषा नहीं है, कोनो भी भाषा बहुसंख्यक की मातृभाषा नहीं है। हिंदी को केवल 10.20 देख रहे हैं पर 10.20% लोगों ने मातृभाषा कहा। अब होता है, एक बार सर्वेक्षण हुआ कि आप कौन भाषा को मातृभाषा बोलेंगे, मतलब मात्र कितना परसेंट लोग बोले थे, 10.20% लोग क्या बोले थे कि हमारी मातृभाषा है। क्या बिहार के लोग बोलेंगे मातृभाषा है, बिहार को तो भोजपुरी बोलो, क्या बोलो कि भोजपुरी में मेरा मातृभाषा है।
तो इस तरह पूरा इंडिया में सर्वेक्षण बाद क्या पता लगा कि इतना ही परसेंट लोग क्या बोल रहे हैं कि हिंदी हमारा क्या है, मातृभाषा। अब याद क्या लिखा है, जबकि 11% नहीं, इसे दूसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में जा रहा है। 11% ऐसे भी लोग थे क्या बोले कि हाँ हिंदी हमारी भाषा हो, लेकिन पहले मेन भाषा ना हो या हमारा दूसरा भाषा। मेरी पास में रहा है ना, तो लिखा गया 11% लोगों ने क्या जाना कि दूसरी या तीसरी भाषा है कौन, हिंदी। ये बात ऐसी बढ़िया सर, सभी लोगों वो लोग यूज कर रहे हैं, लोग बात है बोला गया ना 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। बट उस 40% में बहुत लोग ऐसे थे ना जिन्होंने इसको मातृभाषा नहीं बोला। किसने नहीं बोला, हिंदी को मातृभाषा नहीं बोला। मात्र कितना परसेंट लोग बोले थे, अब बाकी लोग यूज करते थे बट इसे दूसरी या तीसरी भाषा बोला। क्या सुंदर है सभी लोग। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये लिखा गया भारतीय संघवाद में केंद्र की शक्ति। भारतीय संघवाद में, ये अभी दूसरा टॉपिक आ गया, ठीक है। तो भारतीय संघवाद में केंद्र की शक्ति कब बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, और क्या क्या अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त है, ये सब पढ़ेंगे। तो लिखा गया है भारत संविधानतः एक ऐसा व्यवस्था वाला देश है। ये तो लाइन पहले से पता है, भारत कैसा व्यवस्था वाला देश है, संघमात्मक व्यवस्था वाला देश है। अब देखिए क्या लिखा गया है, परंतु इसमें एकात्मकता के कई तत्व भी, यानी सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद है जिसे क्या लगता है कि एकात्मक है। क्या है, तो एकात्मकता के बहुत सारे तत्व भी क्या है, मौजूद है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार क्या होता है, राज्य सरकार की तुलना में क्या होता है, अधिक पावरफुल होता है। ताकि कौन कौन से तत्व है जो एकात्मकता को प्रदर्शित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार को संविधान ने कई ऐसी शक्तियां प्रदान की है जो इसे राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। सही गलत, अब यहां देखिए क्या लिखा गया है। तो फर्स्ट इसमें पढ़ना हम लोग, राज्य की सीमा एवं अस्तित्व पर संसद का नियंत्रण। जो राज्य की सीमा है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, इसमें किसका नियंत्रण है, संसद। और संसद राज्य के होते हैं कि केंद्र के होते हैं, राज्य कौन होते हैं, विधायक होते हैं, पढ़े लो ना। और संसद किसे, केंद्र के होते हैं, ठीक है। तो बताइए किसी राज्य की सीमा और उसका अस्तित्व, इवन नाम, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, होता है ना, कोई नाम हम बदलना, इस पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र का, राज्य का केंद्र का होता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, भारतीय संसद को किसी भी राज्य की सीमा, राज्य की, अब मान लीजिए राज्य इतना बड़ा है, उसको और बड़ा करना है, छोटा करना है, कि कुछ 2 राज्य में बांट देना है, ये सब किसके पास अधिकार है, संसद के पास, यानी केंद्र के पास। ये बिहार से क्या बना था, झारखंड वाला हुआ था, ये सब क्या बिहार या झारखंड के लोग किए, क्या झारखंड सरकार कर सकता है, हालांकि उस समय पूरा बिहार का सरकार था। तो ये सब किसके पास, राज्य जो भी बॉर्डर वगैरह है सब नियंत्रण कौन करता है, संसद करता है। तो लिखा गया कि सीमा, नाम या अस्तित्व में परिवर्तन का अधिकार है किसके पास, संसद के पास। तो एग्जाम में सवाल आ गया, बताइए किसी राज्य की नाम में परिवर्तन करना, यह अधिकार विधायक के पास है कि सांसद के पास है, सांसद के पास है, ठीक है। हालांकि संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय लेना अनिवार्य है। मानते हैं, मान लीजिए सपोज संसद है, बिहार के सीमा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, भाषा नहीं क्या है, नाम से रिलेटेड यदि कोई बदलाव करना है तो संसद का क्या जिम्मेदारी बनता है, वो एक बार राय लेंगे। किससे राय लेंगे, विधानमंडल से, बिहार के विधानमंडल से क्या लेंगे, राय लेंगे। तो संसद यदि किसी भी राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन करना चाहता है तो वहां के विधानमंडल से क्या लेगा, राय लेगा। अब वो तो बहुत बार ऐसा होता है, देखते हैं लोग कि कुछ लोग राय लेते हैं लेकिन करेंगे अपने वाला, बोलो राय ले लेंगे, होता है कभी कुछ आपसे सजेशन लेंगे कि बताओ कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुमको बनना करना चाहिए, तो वो क्या होगी, करी लोग, तो राय लेंगे। अब यहाँ लेकिन यह राय और क्या लिखे, तो बाध्यकारी नहीं होती। बाध्यकारी मैंने क्या हुआ, वो राय लिया, अब राज्य वाला क्या बोल रहा है कि ना आप नहीं कर सकते, फिर वो चाहे तो कर सकता है। क्या बाध्यकारी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन राय लेना अनिवार्य। राय लेंगे वो फॉर्मेलिटी के लिए, वो तो करेगा लोग नहीं वाला है। कितना समझा गया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, आपातकालीन प्रावधान और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण हो गया, क्या होगा, केंद्रीकरण। क्या होगा बाबू यहाँ पर, केंद्रीकरण। देखिए क्या लिखा गया, आपातकालीन प्रावधान। पता ना आपातकालीन में सभी शक्ति किस पर चली जाती है, भारत में आपातकालीन, आपातकाल लगा था, पता ही नहीं पता है किनके सरकार में लगा था, जो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। उससे रिलेटेड फिल्म में देखे लो, फिल्म, चल देखिए यहाँ पर लिखा गया, बहुत अच्छा फिल्म नहीं देखते लोग ना। संविधान में केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने वाले आपातकालीन प्रावधान है। अब देखिए आपातकालीन प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र को क्या करते हैं, अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं। यानी क्या लिखा गया, आपातकाल लागू होने पर, बहुत बढ़िया लाइन है, तो आपातकाल लागू होने पर क्या होता है, मुझे परीक्षा में सवाल लगे आपातकाल लागू होने पर क्या होता है। तो आपातकाल लागू होने पर एक नंबर क्या बोला गया है, राज्यों की शक्ति किसको मिल जाती है, केंद्र को मिल जाती है। 2 नंबर क्या लिखा गया है, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो जब आपातकाल लगा ना, तो राज्य सूची का भी जो भी है ना, उस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। राज्य का तो शक्ति खत्म हो चुका है। कितना समझा गया? तो ये याद कर लेंगे लोग बढ़िया से। तो दिक्कत इसमें आपातकाल लागू होने पर क्या होता है? राज्यों की शक्ति किसको मिल जाती है? केंद्र को मिल जाती है। क्या आपातकाल के दौरान राज्य सूची के नियम में कानून वगैरह बनाना है, क्या केंद्र सरकार बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। अब देखिएगा लिखा गया है वित्तीय शक्तियां एवं योजना आयोग। वित्तीय शक्तियां एवं योजना आयोग। योजना आयोग का एक और ही नाम होता है, क्या नाम? तो पहले बोलते हैं योजना आयोग, अब क्या बोलते हैं इसे? नीति आयोग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? नीति आयोग। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सामान्य स्थिति में भी केंद्र सरकार के पास। अब देखिए मान आपातकाल कुछ नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, एकदम स्थिति सामान्य है, सामान्य, फिर भी केंद्र सरकार के पास कुछ पावर है। क्या पावर? देखिए बोर्ड पर, तो सामान्य स्थिति में भी केंद्र सरकार के पास प्रमुख आय स्रोतों पर नियंत्रण है। तो बताइए प्रमुख आय स्रोतों पर नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का? केंद्र सरकार का। यानी कि राज्यों को अनुदान और ऋण देने का विशेष अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार प्राप्त है। राज्य को अनुदान देना है कि नहीं देना है, ऋण माने कर्ज देना है कि नहीं देना, ये सब किसके पास अधिकार है? केंद्र सरकार पास है। अब लिखा गया है योजना आयोग। अब इसे क्या बोलते हैं लोग? नीति आयोग। क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? नीति आयोग राज्यों के संसाधनों की निगरानी करता है। योजना आयोग देश का है, योजना आयोग किसका है? देश का है, यानी केंद्र का है। और किसकी निगरानी करता है? राज्यों के संसाधनों की निगरानी करता है। इस दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति की शक्तियां। किसकी भूमिका? राज्यपाल। पता है राज्यपाल में ही कोई क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे रामनाथ कोविंद का नाम सुने हैं लोग? वो क्या थे? इससे पहले राष्ट्रपति थे भारत के। से गलत? अच्छा, अपने भारत देश से जो अभी राष्ट्रपति हैं, इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने, तो उससे पहले क्या थे? कहाँ के राज्यपाल? अपने बिहार राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार राज्यपाल थे। अब बताओ, यानी कहने तात्पर्य क्या है? राज्यपाल ही क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति की शक्तियां। ध्यान से, राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है? केंद्र सरकार जैसा होता है, वो राज्य में कार्य कर रहे हैं, बट वो किसके हैं? केंद्र सरकार के हिस्सा है। देखिए क्या लिखा गया है, राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? केंद्र का। ये विधानमंडल नहीं होता, केंद्र का होता है। यानी राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को किसको भेज सकते हैं? राज्य को भेज सकता है। ये जो राज्यपाल है ना, विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित हुआ, चाहते हैं उसमें गड़बड़ी है, इसे खारिज किया जाए, तो किसके पास भेज सकते हैं? राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। फिर लिखा गया है राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये भी सिफारिश किससे होता है? राष्ट्रपति। किससे होता है? अब राज्यपाल को लगता है कि ना गड़बड़ी है, होता है ना, क्या है, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ी है, तो किसे सिफारिश कर सकते हैं? राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि यहाँ के विधानसभा को भंग किया जाए, सरकार को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो राष्ट्रपति शासन का नाम सुने हैं लोग? सुने नहीं सुने हैं लोग? जब राज्य में किसी का भी सरकार नहीं रहता, तो इसमें कौन शासन होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, ये सब बोला गया। ऐसे पढ़े थे लोग ना कि अभी समझिए चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा का चुनाव होगा। अब मान चुनाव में कोई बहुमत हो गया, तो बहुमत साबित किसके सामने करना पड़ता है? राज्यपाल के सामने। मेरे पास में ये सब है। यानी कि लगेगा विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय कानून निर्माण। अब विशेष परिस्थिति में केंद्रीय कानून निर्माण कैसे होता है? तो संसद विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। बात पहले से भी जानते ही नहीं आता, अभी कुछ देर पहले आया था। आपातकाल में बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? आपातकाल में। कुछ और बोला गया, क्या बोला गया है, तो विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। जैसे राष्ट्रहित में राज्यसभा का प्रस्ताव। दूसरा है आपातकाल की स्थिति, अभी कुछ पहले पढ़ते हैं, तो आपातकाल में तो बनाते हैं, इस स्थिति में भी बना सकते हैं। फिर लिखा गया है दो या दो से अधिक राज्यों का आग्रह। अब दो या दो से अधिक राज्य क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं कि ना, जैसे मान लीजिए इतने राज्य हैं, इन सभी राज्यों में 3-4 राज्य ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें कानून बनना चाहिए, और राज्य एग्री नहीं है, तो ये चाहे तो बना सकता है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, कितना समझा गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, ये बात आपको पहले से ही पता हो। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक में क्या, पुलिस प्रशासन, ये सब डीएमएसपी पढ़े नहीं पढ़े लोग? यदि क्या है, अच्छा, तो जो डीएमएसपी होते हैं राज्य सरकार में होते हैं, वो केंद्र सरकार से होते हैं। ये लिखा गया है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। इकहरी देखिए, दोहरी नहीं है, क्या है? इकहरी है। इसको नियंत्रण सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार होता है। तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? इकहरी है। इसे यहाँ लिखा गया आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं, परंतु केंद्र के अधीन होते हैं। डीएम साहब, सिवान के मानिए डीएम साहब है ना, वो बिहार राज्य में है,
बिहार राज्य के लिए काम कर रहे हैं मानते हैं, बट ये किसके अधीन होते हैं? केंद्र के अधीन। क्या नीतीश कुमार के पास पावर है कि इसको हटा दें? नहीं ना। तो डीएम का जो भी कार्य है ये सब है, वो सिर्फ यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, बट उनको रखना है कि हटाना है कि क्या करना है, कोई अनुशासनिक कार्रवाई करना है, ये सब केंद्र किसके पास अधिकार है? केंद्र के पास अधिकार है। यानी क्या है, राज्य सरकार उन्हें सेवा से नहीं हटा सकती है, कभी नहीं हटा सकती। क्या डीएम साहब को राज्य सरकार हटा सकती है? हाँ, ट्रांसफर कर सकती है, सब काम कर सकती है, उनको हटा नहीं सकती है। यानी क्या है, नहीं कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। अब मैंने क्या लिखा है, अनुच्छेद 33 और 34 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 और 34 इस स्थिति में क्या होता है? सैनिक शासन। क्या लागू होता है? लिखा गया है सैनिक शासन में केंद्र की शक्ति। अनुच्छेद 33 और 34 से लिखा गया है, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत यानी 33 और 34 के अंतर्गत सैनिक शासन लागू होने पर केंद्र की शक्ति क्या होती है? अत्यधिक बढ़ जाती है। सेना भी किसके होते हैं? सेना भी सैनिक शासन लगा, और सेना किसके है? केंद्र सरकार के है, तो केंद्र सरकार की शक्ति क्या होती है? अत्यधिक बढ़ जाती है। आपातकाल में पढ़ा था, सैनिक शासन में भी क्या होता है? केंद्र सरकार की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। लिखा गया है संसद किसी कार्य या अधिकारी को कानून वैध ठहरा सकती है। देखिए, संसद किसी कार्य या अधिकारी यानी सैनिक शासन के दौरान केंद्र की पावर बढ़ती है ना, तो उस समय संसद क्या कर सकता है? किसी कार्य या अधिकारी को कानूनन क्या कर सकती है? वैध ठहरा सकती है। वैध है कि अवैध है, अच्छा है कि खराब, उसे ठहरा सकती है कौन? संसद, यदि वह शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किया गया। अभी नहीं जबरदस्ती किसी को कर सकते, यदि कोई डिसीजन से लगता है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो डिसीजन ले सकते हैं। कौन? संसद ले सकते हैं, लेकिन कब? उसमें कंडीशन है कि उससे शांति व्यवस्था बनना चाहिए। और देखिए, घबराइए मत, सब यदि आपको लग रहा है ज्यादा तो खाली बार देख लीजिए, समझ लीजिए। हम बोले थे ना शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, यदि ये सब नहीं हो पाता क्या करेंगे लोग? उसको कंप्लीट लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या लिखा गया? अब देखिए अगला तीसरा टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध, तनाव और सहयोग। तो कैसे तनाव और सहयोग होता है बताने से बारे में। देखिए, भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था है। सही गलत? भारत संघीय शासन प्रणाली है, परंतु इसमें शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। अब लिखा गया है केंद्र और राज्यों के संबंध भारतीय संघीय ढांचे की परीक्षा की कसौटी माने जाते हैं। अभी सब लाइन आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, बस खाली पढ़िए समझिए। केंद्र और राज्यों के संबंध भारतीय संघीय ढांचे की परीक्षा की कसौटी माने जाते हैं। यदि संबंध ठीक है तो बोलते हैं संघीय ढांचा ठीक ठाक चल रहा है, और संबंध गड़बड़ हो तो क्या हुआ? संघीय ढांचा गड़बड़ है। अब क्या लिखा गया है, संघवाद में तनाव के कारण। आखिर तनाव के कारण क्या होता है? संघवाद में तनाव क्यों होता है ये लिखा गया। यह देखिए क्या लिखा है, इसमें कितना लिखा गया है? दो। कितने कारण लिखा गया है? दो कारण ध्यान सुनिएगा, ठीक है। खाली कारण नहीं, पोर्शन वाइज पढ़ाया गया यहाँ पर। तो संघवाद में तनाव के कारण कैसे कैसे तनाव हुआ था, कब कब हुआ था, इसके बारे में पढ़ना। अच्छा, इमेजिन की एक सिचुएशन देते हैं, मान लेते हैं केंद्र सरकार में कोई पार्टी की सरकार है और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है, तो इसमें कोई विवाद होगा? बहुत कम चांसेस है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार। अब इसे क्या होता है, उत्तर प्रदेश को फंडिंग अच्छा खासा मिलेगा, अधिक से अधिक काम होगा। क्या केंद्र सरकार चाहेगी कि यहाँ पर गड़बड़ हो? इनमें कोई विवाद होने की संभावना है? नहीं। अब मान लीजिए केंद्र सरकार में बीजेपी है, बंगाल में क्या है? तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की सरकार है ना। अब ये पार्टी अलग, ये पार्टी अलग, तो हो सकता है केंद्र सरकार इनको कोई फंड और न दे, ये काम में क्या करे? बाधा डाले। मेरी बात में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, तो क्या संघीय ढांचे में सफलता साबित हुई? ये भी हो सकता है इनका बात न माने। मेरी बात में नहीं समझ रहे, तो देखना ऐसा होता भी है, कितने ऐसे बात महसूस किए लोग। तो देखिए क्या था, तो पहले पता है क्या था, जब कांग्रेस का वर्चस्व था उस समय क्या था? केंद्र में भी कांग्रेस और सभी राज्य में भी क्या था? कांग्रेस था। तो कोई गड़बड़ी होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पढ़ते हैं पूरा। एक दलीय वर्चस्व काल। एक दल में क्या हुआ? एक ही दल के वर्चस्व का काल कब रहा? 47 से लेकर 89 तक। 1947 से 1989 तक लगभग अधिकार किसके, माने अधिकाधिक कौन, किसका मतलब शासन था? कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस लिखा क्या है, शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी का केंद्र और राज्य दोनों में वर्चस्व था। केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इस कारण संघीय संबंध सामान्य रहे। अतः सामान्य रहेगा, सामान्य रहेगा। क्या कोई गड़बड़ी होगा? जब राज्य में केंद्र में दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है तो क्या कोई गड़बड़ी आएगा? नहीं आएगा। अब यहां लिखा गया है विभिन्न दलों की सरकार कब से शुरू हो गई? लगभग 1980 से, लगभग 1980 से। तो लिखा गया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां सत्तारूढ़ हुई। अलग अलग पार्टियां क्या हुआ? केंद्र में अलग, राज्य में अलग। तो जब अलग अलग पार्टी की सरकार बनी तो क्या हुआ ध्यान में? तो पहला क्या होती है, केंद्र ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखा की। हम भी बोले ना, इसमें आप
बीजेपी की सरकार, इसमें बीजेपी सरकार नहीं है, तो हो सकता है बीजेपी क्या करे, इसमें जो भी अधिकार है उसे क्या करे, अनदेखा करे। यानी क्या है, केंद्र ने राज्यों के अधिकारों को क्या की, अनदेखा की। फिर लिखा गया विपक्ष शासित राज्य सरकारों को भंग किया गया, कभी कभी भंग करने की कोशिश किया गया, या हमारा पार्टी सरकार नहीं, हम भंग करने की कोशिश करेंगे, कौन, केंद्र सरकार, ये सब बोला गया। जैसे अब एग्जांपल लिखा गया 1980 में जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की निर्वाचित सरकारें बर्खास्त कर दी गई। कब, 1900, तो बताइए किस द्वारा, केंद्र द्वारा ही ना किया गया। तो बताइए जब ये बर्खास्त किया गया किसको, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के निर्वाचित सरकार को, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का काम था ये। तो यहाँ लिखा गया है यह कार्यवाही संघीय भावना को विपरीत मानी गई। क्या मानी गई, कि संघीय भावना के विपरीत, यानी संघीय काम नहीं हो रहा है, ये कैसा काम हो रहा है बताइए, तो एकात्मक शासन व्यवस्था का काम हो रहा है। ठीक है, यही सब बात कितना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा गया है, एक मिनट, राज्यपाल की भूमिका कब, विवाद के कारण में, तो क्या लिखा गया, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, किस द्वारा होती है, केंद्र द्वारा होती है, इसलिए वह कभी कभी राज्य सरकार के निर्णयों में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, कौन, राज्यपाल। विशेषतः जब राज्य और केंद्र में विभिन्न दल सत्तारूढ़। अब ये क्या होता है, मान लीजिए केंद्र में कोई पार्टी है, राज्य में ही पार्टी है, तो क्या हस्तक्षेप करेंगे, नहीं। अब मान हम केंद्र का आदमी है, यहाँ पर है, यहाँ भी अपना सरकार है, तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। अभी हम केंद्र का आदमी है और यहाँ पर आपका सरकार नहीं है, वो पार्टी है, तब क्या करेंगे, इसमें बार बार हस्तक्षेप करेंगे, रुकावट बनेगी, यानी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं करेंगे क्या। लेकिन संघवाद में सहयोग की दिशा कब, 1990 के बाद। तो कैसे दिशा बनी है, लिखा गया है 1990 के बाद कांग्रेस का वर्चस्व हट गया। कांग्रेस का वर्चस्व क्या हुआ, हटा, और गठबंधन युग की शुरुआत हुई। अब कोई एक पार्टी अकेले सरकार बना ही नहीं पा रहा था, क्या शुरू हुआ, गठबंधन का सरकार शुरू। आप तो सोचिए अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हैं और सब सरकार के लोग केंद्र में है, तो संघीय शासन व्यवस्था ठीक चलेगा नहीं चलेगा, अरे ठीक चलेगा ना। तो लिखा गया है 1990 के बाद क्या हुआ, कांग्रेस का वर्चस्व हटा और गठबंधन युग की शुरुआत हुई। तो लिखा गया कोई एक दल स्पष्ट बहुमत नहीं पा सका। कब, 1990 के बाद कोई एक दल स्पष्ट बहुमत नहीं पा सका। हालांकि जब ये किताब लिखा गया तब का बात है, 2014 में बहुमत से सरकार बना था, बना नहीं बना था, 19 में भी बना था, बट अभी क्या बन पाया, अभी जो केंद्र में सरकार है, क्या कोई एक पार्टी का बहुमत मिला है, नहीं मिला। आज भी क्या है, गठबंधन की सरकार है, किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो क्या लिखा है, केंद्र में गठबंधन सरकारें बनी, जब स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिला तो क्या हुआ, बहुमत गठबंधन सरकार बनी, क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा, क्षेत्रीय दल का महत्व बढ़ा, बढ़ ही नहीं पड़ेगा। जब क्षेत्रीय दल के लोग जाकर सरकार बना रहे हैं केंद्र में, तो वहां के दल का महत्व बढ़ ही नहीं पड़ेगा। यानी कि इससे राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान बढ़ा। स्वायत्तता का मतलब बताया गया था, किस इसमें दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी क्या लिखा गया है, न्यायपालिका की भूमिका। सर न्यायपालिका की भूमिका क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट माने क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हम क्या बोलते हैं लोग, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था, क्या कहा था, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली, केंद्र सरकार अपने मन से किसी राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती है। अब ये पॉइंट लिखिए, इससे राज्यों की स्थायित्व और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई। जब ये स्टेटमेंट आ गया तो क्या हुआ, राज्य का स्थायित्व और अधिकारों क्या हुआ, जो रक्षा था वो सुनिश्चित हो गया, हाँ भाई ठीक ठाक है, इन्हें सरकार चाहे तो अपना भंग कर देगा। जैसे किया गया था, कब किया गया था, 1980 में। कौन कौन राज्य, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में सरकार भंग किया गया था। तो जब ये सब हो रहा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, आदेश दिया कि कोई भी केंद्र सरकार अपने मनमाने तरीके से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकते। यहाँ देखिए बोर्ड पर। अब अगला टॉपिक आ गया, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण क्या लिखा गया है, भारत जैसा विशाल एवं साइलेंस, ये कौन टॉपिक है बताइए, फोर्थ यानी लास्ट टॉपिक है। भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश केवल दो स्तर माने केंद्र एवं राज्य पर शासन से अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। कैसे चला सकते हैं, अब अपने गांव में पंचायत में लेवल का यदि मान लीजिए पंचायती लेवल ना हो, पंचायत होता है ना, और क्या बोलते हैं नगर पालिका, यदि ये सब ना हो तो हमारे यहाँ के समस्या के विधायक सब देखने आएंगे, तो ये सब भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा तो बोल रहा है कि खाली दो स्तर से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए तीसरे स्तर माने स्थानीय शासन की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि भाई खाली दो स्तर से काम नहीं चलेगा, इसलिए स्थानीय शासन की भी क्या हुआ, आवश्यकता महसूस हुई। देखिए तो तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट। तो लिखा केंद्र और राज्य सरकारों की कुछ शक्तियां स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में क्या था,
पंचायत और क्या है, नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका को सौंपी गई। कुछ सत्ते किसको सौंप दिया गया, पंचायत को और नगर पालिका होता है, क्योंकि आप विकास के काम कर रहे हैं, होता है डेवलपमेंट का काम, रोड बनता है, नाला बनता है, ये सब काम, ये सब है। लिखा गया है विकेंद्रीकरण का उद्देश्य। अब विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है, तो पहले लिखा गया है स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर। अब जो स्थानीय नहीं, जो मान क्षेत्र का समस्या है, तो क्या केंद्र सरकार समाधान कर देगी, उसे पता नहीं चलेगा। तो स्थानीय समस्या का समाधान किसको होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर हो जाना चाहिए, इससे दूर जाने की जरूरत न पड़े। लिखा गया है लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देना। अब स्थानीय स्तर पर चुनाव न होंगे तो यहाँ के भी लोग क्या होंगे, भागीदार बनेंगे, मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, अपने वादा को पूरा करेंगे, जो जो वादा किए रहेंगे पूरा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एक दिन क्या करेंगे, लोग जब भी मुखिया विधायक या सांसद बनेंगे, क्या करेंगे लोग, ईमानदार सांसद बनेंगे, ईमानदार विधायक बनेंगे, ईमानदार मुखिया बनेंगे, और जो भी वादा करेंगे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे आपके पंचायतों में होता है ना, देखिए वोट पर, अरे आपको पंचायत में होता है ना, मान हम बोलेंगे हम वही काम करें, तो करते हैं नहीं करते हैं, नहीं करते हैं लोग, नहीं बोलना चाहिए, वोट पर करते हैं लोग, जाके कभी जाके पूछे हैं लोग, कभी क्वेश्चन किए हैं लोग। देख भाई आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान है, जागरूक बनिए लोग। जब भी कोई भी नेता अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर कभी आपके पास कभी जाते हैं, तो एक लाइन उनसे बोलिए सर आप पिछले बार कुछ वादा किए थे, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए बोर्ड पर लोकतंत्र को नींव स्तर, साइलेंस, लोकतंत्र को नींव स्तर से मजबूत करना, तो इस सब के लिए स्थानीय स्वशासन क्या है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। तो कितना विशेषता लिखा गया है, 5। तो पहला विशेषता है स्थानीय लोग अपनी स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को बेहतर समझते हैं। स्थानीय लोग क्या समझते हैं, अपनी स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को बेहतर समझते हैं। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से प्रभावी और शीघ्र समाधान संभव होता है। लोगों में लोकतांत्रिक आदतें विकसित होती हैं। लोकतांत्रिक आदतें क्या होती है, विकसित होती हैं। महिलाओं, एससी एसटी वर्ग को आरक्षण देकर उन्हें सत्ता में भागीदारी देती है। क्या महिला को आरक्षण मिला है, कहां पर मिला, स्थानीय स्वशासन में मिला है, पंचायत वगैरह में। बहुत पंचायत में ऐसा नियम बन चुका है कि मुखिया सरपंच सिर्फ कौन बन सकती है, महिला। कौन बन सकती है, महिलाएं बन सकती है। यानी एससी एसटी वर्ग को भी आरक्षण मिला। बहुत जगह क्या हुआ है कि एससी एसटी के लोग ही क्या कर सकते हैं, मुखिया सरपंच बन सकते हैं। ऐसा ऐसा भी प्रावधान है। यानी इससे समाज में समानता क्या है, समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिला है। समाज में क्या मिला, समानता और समावेशिता। समावेशिता क्या हुआ, जो भी एससी एसटी या पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिन्हें क्या किया गया था, सम्मिलित नहीं किया गया था, क्या समावेशी विकास था, अब उनको भी सम्मिलित करेंगे तो समावेशिता का बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिला। अब यहाँ लिखा गया है स्थानीय शासन की समस्या है। तो सर समस्या भी है, क्या समस्या है, राज्य सरकारें द्वारा पर्याप्त अधिकार और संसाधन नहीं दिए जाते हैं। अब मान लो पंचायत में कोई तरह मिलवे ना करे, तो आप काम करा पाएंगे। तो राज्य सरकार यदि पंचायत में फंड वगैरह न दे, पैसा वगैरह न दे, तो क्या यहाँ के जो भी स्थानीय स्वशासन के लोग हैं, मुखिया हैं चाहे जो भी हैं, क्या काम करा पाएंगे, लोग नहीं करा पाएंगे। यहाँ निकल के पंचायत चुनाव तो होते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित नहीं होती। क्या ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से होता है, ये सिर्फ कब होता है, चुनाव के 2-3 महीना पहले होता है। देखते हैं एकदम दौड़ाई शुरू हो जाता है कि नहीं। चलिए, अरे उस समय आप बेस्ट आदमी रहेंगे, क्या रहेंगे लोग, आप बेस्ट रहेंगे, होता है ना। अब फिर चुनाव के बाद आप जानते हैं क्या होता है। देखिए बोर्ड पर स्थानीय संस्थाएं अब भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, डिपेंडेंट है। अब ऊपर से नहीं मिलेगा तो आप काम करा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए चलिए कंप्लीट हुआ। तो मेरी बात ध्यान से लोग, जितना भी समझाए हैं बताए हैं ना, वही सब बात शॉर्ट नोट्स में है। ये खाली एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिखा है शॉर्ट नोट्स। तो फिर सुनिए, जितना भी पढ़ाया गया है, यदि आपको लगता है आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो जो शॉर्ट नोट्स इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक पेज में शॉर्ट नोट देखिए कैसे, क्या लिखा है, भाषा नीति। तो सुनिए ध्यान से, भाषा नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत प्रशासन, शिक्षा और संचार में किन भाषाओं का प्रयोग होगा यह तय किया जाता है। सही गलत लिखा गया है। भारत बहुभाषी देश है जहां 1500 भाषाएं बोली जाती है। अब ये 1500 भाषाएं जो बोली जाती है, कब पता चला, 1991 की जनगणना के अनुसार। ये कब का डेटा है, 1991 में जब जनगणना हुआ था ना, तो जनगणना से पता लगा कि 1500 प्लस भाषाएं बोली जाती है। कहाँ, अपने भारत देश में। लिखा गया है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो क्वेश्चन लगभग 40% लोगों की भाषा है हिंदी। कितने प्रतिशत लोगों की भाषा है, इसलिए इसे क्या घोषित किया गया, राजभाषा घोषित किया गया। अंग्रेजी का प्रयोग भी गैर हिंदी भाषी राज्यों की मांग पर जारी रहा।
तो गैर हिंदी भाषी जो राज्य थे उन्होंने मांग किया, क्या मांग किया कि अंग्रेजी भी चलना चाहिए। जैसे में क्या लिखा दिया, विशेषकर तमिलनाडु में उसमें जन आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं, 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। तो अनुसूचित भाषा क्या लिख सकते हैं लोग, संविधान में कितने, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इन्हीं भाषाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित बोलते हैं। बाकी सब क्या हुआ, अन्य भाषा हुआ, अनुसूचित हुआ। यानी क्या लिखा गया, हिंदी को केवल 10.20% लोगों ने मातृभाषा बताया, जबकि 11% ने इसे क्या बताया, द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में जाना। किस दिक्कत, भाषा नीति खत्म। तो इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना, तो जिनसे वो नहीं हो पाएगा करेंगे। अच्छा बता, वो सब बात इसमें शामिल है कि नहीं, तो इसलिए हम ये बोलेंगे शॉर्ट नोट्स भी इफेक्टिव है। आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में यदि आप लिखते हैं तो पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई बात छुटा देगी, लगभग सभी बता गया। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा गया, भारतीय संघवाद में केंद्र की शक्ति है। सर केंद्र की शक्ति क्या है, तो भारत एक संघवात्मक राष्ट्र है, लेकिन इसमें एकात्मकता के तत्व मौजूद है। सही गलत, तो कैसे है, तो देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है, संसद को राज्य की सीमा, नाम और अस्तित्व बदलाव करने का क्या है, अधिकार है। तो यह अधिकार है, यहाँ क्या लिखा है, राज्य की सहमति जरूरी है। क्या राज्य की सहमति जरूरी है, राज्य से पूछा जाता है, तू मानो तो वो ठीक, ना मानो हम अपना काम करेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि क्या करते हैं, आपसे पूछेंगे, सलाह लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे अपने, तो आप क्या करेंगे, तो जब तेरा अपने करो तो हमारे पूछ लो क्या है, तो वैसा बोलते हैं लोग, जब तेरा अपने मन से करो तो हमारे क्या पूछ लो, तो क्या पूछा था बता, कौन बोले तू हम मिला दे लो, तो आपको क्या रहेगा, हाँ हमसे भी पूछ रहे हैं, हमारे वैल्यू का बोर्ड पर। आपातकाल में केंद्र की शक्तियां और बढ़ जाती है। सही गलत, तो यहाँ करेगा संसद राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकती है। कब, आपातकाल में। केंद्र के पास आर्थिक शक्तियों का भी नियंत्रण होता है, जैसे में आय के स्रोत, अनुदान, ऋण आदि। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल किसे प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र का। वह राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं, काहे के लिए, यहाँ सरकार को भंग करें, तो यहाँ जो नियम बना है गड़बड़, सब तो देखें, सब कर सकता है। ठीक है, लिखा गया पढ़ लीजिए। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है, इसका मतलब समझ थे ना, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, सब क्या होते हैं, केंद्र के होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं, केंद्र का अधीन होते हैं। किसी दिक्कत हो गया, खत्म। तो ये तो आसान है ना, आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध, तनाव और सहयोग, तनाव और सहयोग लिखा गया है। लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी, कौन सी पार्टी, कांग्रेस के शासन के कारण संबंध सामान्य रहे। केंद्र में राज्य में दोनों में किसका सरकार था, कांग्रेस के साथ स्थिति सामान्य रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब यह लिखा गया है 1980 के दशक में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ हुए तो संघीय तनाव उत्पन्न हुआ। अब यह लिखा गया जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश की सरकार को क्या किया गया, भंग कर दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होने के कारण उसका निर्णय क्या होता है, विवादास्पद रहा। सही मतलब गलत, राज्यपाल राज्य में काम करते हैं, है केंद्र के, बार बार हस्तक्षेप करते हैं, तो विवाद नहीं हो सकता है। लिखा गया है 1990 के बाद गठबंधन जो कि शुरू हुआ, क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा और राज्य की स्वायत्तता का सम्मान हुआ। इसमें लास्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकता है। लाइन में रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कोई अब केंद्र सरकार ना राज्य सरकार के भंग नहीं, मनमाने तो नहीं भंग, हाँ भंग करने की कोई कंडीशन है, कोई कारण है तो करें, अलग बात है, नहीं है मन है तो भंग कर देंगे, क्या कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट होता है। अगला यही ठीक है, कुछ बोलते सर ये ठीक है ना, अरे ऐसा है ना, अभी पूरा व्याख्या किए थे, पढ़ लिए लोग, तो फिर से बोल रहे कॉपी में आ जाना चाहिए और दिमाग में भी आ जाना चाहिए। भारत में विकेंद्रीकरण, सत्ता को विकेंद्रित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, यह निकल के दो स्तर माने केंद्र और राज्य। ठीक है, से शासन पर्याप्त नहीं था, क्या शासन पर्याप्त था, नहीं था, अतः तीसरा स्तर माने स्थानीय शासन जोड़ा गया। बताइए अब एग्जाम में चला गया, तीसरा स्तर क्यों जोड़ा गया, क्योंकि खाली केंद्र और राज्य सरकार पर्याप्त नहीं था। अब स्थानीय स्तर पर क्या क्या समस्याएं रही, क्या केंद्र और राज्य सरकार देखने आएगा, इसलिए यहाँ भी वो जरूरी था जो बातों को वहां तक पहुंचा सके या जो अपने क्षेत्र में काम करा सके। ठीक है, अब यह निकल गया विकेंद्रीकरण का उद्देश्य, तो उद्देश्य दिखाई दे रहे यहाँ पर वही सब है। तो कितना उद्देश्य यहाँ पर, तीनों पढ़ने का भी समझाया गया था। अब फिर यहाँ पॉइंट भी लिखा गया, समझ जाएगा। समस्याएं, अब इसे समस्या भी था, क्या समस्या है यहाँ पर देखिए, तो राज्य सरकार क्या सब चीज दे पाता है, नहीं दे पाता है। चलिए खत्म होता है, तब उसने कंप्लीट होता है। और अगले क्लास में क्या करेंगे लोग, जितना आज पढ़े लिखे क्या करेंगे लोग, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग, और साथ साथ कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। और बताते हैं ये सब आपको याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, वो खुद से बता देंगे, और लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिक्कत, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।